यहाँ एक चीज़ याद आया मुझे, जब हिरोशिमा नागासाकी का बॉम्बिंग हुआ था, आफ्टर द बॉम्बिंग द पायलट वाज वेरी वेरी गिल्टी, क्योंकि उसे तब पता नहीं था क्या होने वाला, लेकिन जब वो हुआ तो उसको पता चला, ही वाज इन अ डीप 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 शॉक। हाँ, दुनिया में जो एक्सेप्शनल चीजें हो रही है, जो कि स्वाभाविक नहीं है, जो कि नॉर्मल नहीं है, वही न्यूज बनता है। महाकुंभ हुआ, एक मेला हुआ, तो जितने गए उसके 99% लोग स्वस्थ घर में वापस आ गए। ये खबर नहीं है, ये न्यूज नहीं है। न्यूज ये है कि 500 लोग उसमें स्टैम्पेड में मर गए। राइट। ये बहुत जरूरी है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। जैसे पॉलिटिक्स। डर बहुत जरूरी क्यों है किसी भी धर्म के लिए? तो इंसान फिर कैसे सबसे पूरे दुनिया में सबसे राज करने लगा? क्या मैजिक था कि ये मिमिक्री वाला ब्रेन जो है हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स में बना हुआ है, किस लिए बना होगा? इंसान हर वक्त बहुत अच्छा है, नहीं उसका सब कुछ ठीक है, वो सेल्फिश नहीं है, ये तो नहीं है, हिस्ट्री तो नहीं बोलता ये। 17th सेंचुरी के थॉमस हॉब्स और 18th सेंचुरी के जैक रूसो, तो उन्होंने एक टर्म दिया था लेवियाथान। इंसान की प्रजाति जो है, इसको सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन आया। डार्विन कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, पर फिटेस्ट है क्या? तो इंसान कंपटीशन से सबसे दुनिया में आगे नहीं बढ़ा, इंसान कोऑपरेशन से आगे बढ़ा है। तो पावर जो है कोरप्ट। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में भी झगड़ा नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को अत्याचार नहीं कर रहे थे कोई भी। ये जो प्रोफेसर है उनको प्रूव करना था लूसीफर इफेक्ट। एक्चुअल इंसान का फितरत होता है दोस्ती। हमारी भी कोशिश ये रहेगी कि हम बताएं लोगों को कि एक्चुअली इंसान बड़े अच्छे हैं। राइट, जो हमारा मोटो है कि स्प्रेड नॉलेज, स्प्रेड पॉजिटिविटी। हेलो एंड वेलकम टू बकर बॉन्ग, जहां दो बॉन्ग करते हैं बकर ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ऑलरेडी हिस्ट्री के बारे में 3 या 4 एपिसोड आ गए थे शायद। नहीं, ज्यादा आ गए, 6 एपिसोड आ गए। और पिछला एपिसोड गया है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आदमी के ऊपर, जो कि तुमने होस्ट किया था जी। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके। आप लोगों को दिखा दे हमारा रेफरेंस बुक क्या है, और इस बुक के आइडिया के ऊपर ये पूरा डिस्कशन होने वाला है। यह है द ह्यूमन काइंड, मतलब ह्यूमन काइंड ए होपफुल हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री में होपफुल क्या है, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अब तक हिस्ट्री हमने जितना किया है वहाँ तो होप मुझे दिखा नहीं। और ये है रजर बर्गमैन के द्वारा लिखित एक बुक, जो कि कहता है कि इंसान असल में अच्छा है। भाई यहाँ से शुरू करते हैं हम, एक थॉट एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको एक न्यूज़ मिलता है कि एक प्लेन क्रैश हुआ है, प्लेन में भरे पड़े लोग थे और प्लेन क्रैश हुआ एक आइलैंड में जहाँ पे कोई नहीं है, दूर दूर तक समुंदर है, रेस्क्यू वाले आ नहीं रहे, क्रैश हुआ, बेसिकली सपोर्ट नहीं है। अब सवाल है कि ये प्लेन क्रैश हुआ एक ही साथ 2 प्लैनेट में, ठीक है? थॉट एक्सपेरिमेंट। प्लैनेट ए, जहाँ पे कि जैसे ही क्रैश हुआ और लोगों को थोड़ा सा होश आया, तो लोग अपने आप खुद को बचाने के लिए एकदम आतुर हो चुके हैं और एक दूसरे को मार के, किसी के ऊपर जो वुंडेड है उनको हटा के वो आगे बढ़ जाते हैं, और किसी तरह से अपने आप को बचाना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो मर गए, जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, उनको कोई उनका ध्यान नहीं देते हैं, उनके ऊपर से चल के स्टैम्पीड करके वो निकल जाते हैं प्लेन के बाहर अपने आप को बचाने के लिए। और कुछ दिनों के बाद शायद, मतलब ऐसे मूवीज़ बहुत सारी बनी है, मतलब जितना हो सके दूसरे के ऊपर अत्याचार करते हैं और खुद को बचाने के लिए खा भी लेते, हो सकता है ऐसा। ये प्लैनेट ए में होता है। और एक दूसरा प्लैनेट है जो प्लैनेट बी, जहाँ पे जैसे ही लोगों को होश आता है वो सोचते हैं अरे हम बच गए, लेकिन बहुत सारे लोग वुंडेड हैं, तो चलिए हम लोग जो थोड़े बहुत ठीक ठाक हैं
वो जो वुंडेड हैं उनको बाहर निकाल दें, जो बूढ़े हैं बच्चे हैं उनका ध्यान रखा जाए, उनको पहले बाहर निकलने देते हैं, फिर दूसरे को हेल्प करते हैं, उनका सेवा करते हैं और ऐसे कोऑपरेट कर करके वो चलते हैं। अब सवाल ये है, ये इतिहास का भी सवाल है, ये हमारे लिए भी सवाल है कि आपको क्या लगता है हम कौन से प्लैनेट में रहते हैं? क्या हम प्लैनेट ए में हैं जहाँ पे सब लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड और इंडिविजुअलिस्टिक हैं, सेल्फिश है, या हम प्लैनेट बी में हैं? ये किताब ये दावा करता है और साइंटिफिकली दावा करता है कि हम प्लैनेट बी में रहते हैं, जहाँ सब सही है, जहाँ मतलब सब सही है, नहीं जहाँ लोग सेल्फिश नहीं है उतना, राइट, जो जहाँ पे लोग सेल्फिश नहीं है, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, पर हमें बताया जाता है कि हम प्लैनेट ए में रहते हैं। ये जो बोल रहे हो कि बताया जाता है, ये कौन बताता है, किसको बताता है? बहुत लोग बताते हैं इसको। पहले तो न्यूज़ बताता है हमें, क्योंकि आप न्यूज़पेपर खोले या फिर न्यूज़ रिपोर्ट देखे, टीवी में न्यूज़ देखे, कहीं भी आप न्यूज़ देखते हैं तो क्या मिलता है आपको कि किसी ने किसी को मार दिया, कोई सेल्फिशली कोई एक्टिविटी कर रहा है, राइट, यही सब दिखता है। क्रिटिसिज्म, इसके बारे में क्रिटिसिज्म, उसके बारे में क्रिटिसिज्म, लोग हिंसक है, हाँ, यही दिखता है, ये दिखता है। ठीक है। अब तो न्यूज़ एक बहुत बड़ी बात है, पर ये हम भूल जाते हैं कि भाई आप लोग हैं, हम हैं, पूरा दुनिया है, दुनिया में जो एक्सेप्शनल चीज़ें हो रही है, जो कि स्वाभाविक नहीं है, जो कि नॉर्मल नहीं है, वही न्यूज़ बनता है। पॉइंट है। बहुत सारे लोग अपने आप में बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ ये है कि दो दोस्त होने के बावजूद एक ने एक दूसरे को मार दिया। जैसे अभी अभी चल रहा है ना कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके पीछे की पॉलिटिक्स और उसके पीछे का सोच नहीं जाते हैं, पर महाकुंभ हुआ, एक मेला हुआ, करोड़ों लोग गए, कितने करोड़ गए हमें अभी तक वो डेटा नहीं आया, पर बहुत सारे करोड़ों लोग गए। तो जितने गए उसके 99% लोग बड़े अच्छे से जाके नहा धो वहाँ पे, मतलब जो भी डिप करके वहाँ से स्वस्थ घर में वापस आ गए। ये खबर नहीं है, ये न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ ये है कि 500 लोग उसमें स्टैम्पेड में मर गए। राइट, ठीक है ना? तो न्यूज़ हमेशा एक्सेप्शन होता है और ये हम भूल जाते हैं। हमें लगता है न्यूज़ जो हमें दिखाया जा रहा है वो सच है, वही नॉर्मल है, जबकि ऐसा है नहीं। अभी कोलकाता में एक इंसिडेंट बहुत पॉपुलर हो रहा है, मतलब बहुत चर्चे में है कि दो भाई मास सुसाइड या ट्रिपल मर्डर या ये कुछ, लेकिन ये दो भाई जो इविल साइड है इन दोनों भाई का, शायद ऐसे 1000 या लाख या करोड़ भाई होंगे जिनके अंदर सद्भाव है, जो कि अच्छे से रह रहे हैं, जो कि एक अच्छे संसार में है। छोटा मोटा चीज अलग है, लेकिन अभी द क्वेश्चन बिकम कि भाई भाई ऐसा कर रहा है। हाँ, तो इंडिया में करीब 25 से 30 करोड़ फैमिली है, हाँ, है ना। कोलकाता में करीब अगर हम कोलकाता का पॉपुलेशन अगर मान ले 2 करोड़, तो करीब 25-30 लाख या 50 लाख फैमिली होंगी। उसमें से एक फैमिली में ये होता है ऐसा कुछ, तो हमें लगता है कि अच्छा समाज बदल गया, ये परसेंटेज में कहाँ आता है? ये परसेंटेज में ही नहीं आता। पॉइंट है। लेकिन न्यूज़ ये चीज़ है, न्यूज़ ये चीज़ हमें क्रिएट करता है। राइट, एग्रीड। ये तो बहुत ही एकदम साफ सुथरा सच है कि हम जैसे जैसे न्यूज़ को, एक्सेप्शन को हम मानने लगते हैं कि ये नॉर्म है। दूसरी बात, ये बहुत ज़रूरी है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जैसे पॉलिटिक्स, कोई भी राजनीतिक दल हाँ पार्टी हो, उसके लिए, या फिर राष्ट्र को चलाना हो, स्टेट को चलाना हो, उसके लिए लोगों में डर पैदा करना कि अगर हम नहीं होंगे तो आप लोग तो सब बिखर जाओगे। ये भाव पैदा करना राष्ट्र के लिए या स्टेट के लिए या कोई भी राजनीति के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं नहीं होता या अगर हम नहीं होते तो आप लोग बिखर जाते, आप लोगों में वो डिसिप्लिन ही नहीं है साथ में रहने वाली। उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये भाव लोगों में पैदा करे कि भाई लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं, अगर हम नहीं रहेंगे ना तो लोग एक दूसरे को काट के खा जाएंगे। ठीक,
फिर हुआ इसी हिसाब से आता है रिलीजन, धर्म, कोई भी धर्म हो। हाँ, दर्द तो उसका मतलब प्रधान एक पॉइंट है। अब आप सोचो कि मतलब आइडिया क्या है, सारे धर्म का आइडिया है कि ऊपर एक कोई बैठा हुआ है, हुई है, हुए है, जो भी हो सकता है वो, पर वो मतलब आपका गूगल से भी ज़्यादा उसका कैपेबिलिटी है कि आप दिन भर में क्या क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, सब कुछ उसको रिकॉर्ड जा रहा है वो, और वो अकाउंटिंग करने बैठा हुआ है। और जैसे ही कुछ आपने इधर उधर कर दिया तो वो तुरंत आपको भगवान प्रकट हो जाएंगे और आपको हिसाब लेंगे, या तो इसी जन्म में, डिपेंडिंग ऑन द रिलीजन, इसी जन्म में आप भुगत लोगे या फिर अगले जन्म में भुगत लोगे, या फिर जन्नत या फिर जन्नत में जाओगे, या क्या बोलते हैं उसको, नरक में जाओगे। हिल को क्या कहते हैं उसको, जहन्नुम या नरक, डर बहुत जरूरी क्यों है किसी भी धर्म के लिए? हाँ, ठीक है, हिल, जहन्नुम, नरक सब धर्म में है ना। फिर कंपनीज, मार्केट, उनको भी ये बहुत ज़रूरी है कि डिसिप्लिन में रहे लोग, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं, ये जो तीनों बताया हमने, तीनों इंस्टीट्यूशंस, अब इन तीनों को चाहिए कि लोग एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करें। लोगों में अगर फ्रीडम होगी, जो आजकल एक गाली सा बन गया कि लिबरल है, हाँ, लिबरल का मतलब लोग समझते हैं कि मार्क्सिस्ट है, मतलब मार्क्सिज्म भी एक तो पॉलिटिक्स है, वो भी एक चाहते हैं कि एक तरीके से ही लोग बिहेव करने लगे, तो वो नहीं है। बात है कि लोग अगर फ्री थिंकिंग हो तो सबको प्रॉब्लम है कि भाई फिर ये अपनी बात नहीं मानेगा, ये सब में रैशनलिटी लाएगा, हाँ, सब में रैशनली सोचेगा। हाँ, तो ये सबके लिए ज़रूरी हो गया है कि ये प्रूफ कर ले हम कि सब खराब है भाई। और वो इसके लिए जो यूज़ करते हैं, देखिए मेडिकल में एक टर्म है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो क्या होता है? जो होम्योपैथिक गोली दिया जाता है, कहते हैं कि वो प्लेसिबो इफेक्ट है बहुत सारे केसेस में, या फिर जनरल जो डॉक्टर्स है वो भी हमेशा देते हैं। मेडिसिन का बहुत कॉमन है कि आप गए डॉक्टर के पास जाके आपने बोला कि मेरा ना हाथ दर्द कर रहा है, या पैर में दर्द हो रहा है, या कमर दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर ने पूरा टेस्ट वेस्ट करके या चेक करके ये समझ गए वो कि कुछ है नहीं, है आपके दिमागी वहम है कि आपको कुछ दर्द हो रहा है या फिर कोई तकलीफ है। तो क्या करेगा वो, एक गोली आपको पकड़ा ही देगा, ठीक है। वो सिर्फ ये बोल के नहीं छोड़ेगा कभी कि आप थोड़ा सा पैदल चलो, गैस हुआ है शायद या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, आप थोड़ा पैदल वैदल चला कीजिए, खाना वाना ठीक कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। कोई नहीं करेगा, वो एक गोली पकड़ा देगा आपको। शायद वो मल्टीविटामिन है, लोगों को पता भी नहीं है, तो उसको कहते हैं, और आपको लगता है हम ठीक हो गए। हाँ, वो खाते खाते हमें लगेगा यही इफेक्ट कर रहा है, इसीलिए मैं ठीक हो रहा हूँ। इसको कहते हैं प्लेसिबो, राइट, ठीक है। इसका एक उल्टा भी है जिसको कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट क्या होता है कि आप स्वस्थ चल रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई एक आया बोला कि आप रुना भो, आंखों में कुछ हुआ है तुम्हारा, थोड़ा सा देखो तो, यहाँ हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है शायद। अब हाँ, अभी मुझे लगा कि प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये है नोसिबो इफेक्ट। जैसे ही किसी ने बताया कि यहाँ पे ना आपको, आप चल रहे हो, आपका लीवर ठीक है क्या, आपका चेहरा देख के लग रहा है कि आपके लीवर में थोड़ा सा कुछ तो अगले दिन से आपका यहाँ पे दर्द होगा। हाँ, ठीक है, इसको कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। तो न्यूज़ मीडिया और ये सब जो लोग हैं, ये नोसिबो बेच रहे हैं, ये नोसिबो बेच रहे हैं। राइट, ठीक है। तो ये अब बात वो है कि आज हम ये इस बुक में तो प्रूफ किया है, इन्होंने साइंटिफिकली प्रूफ किया, और आज हमारी भी कोशिश ये रहेगी कि हम बताएं लोगों को कि एक्चुअली इंसान बड़े अच्छे हैं। राइट, जो हमारा मोटो है कि स्प्रेड नॉलेज, स्प्रेड पॉजिटिविटी। ये बुक से हमें नॉलेज तो मिलेगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा ये बुक बहुत बहुत एक पॉजिटिव एक इंटोनेशन देता है टुवर्ड्स लाइफ। तो उसके बारे में थोड़ा हम जाएंगे। तो हम थोड़ा सा इसमें चलते हैं कि कुछ हिस्ट्री की बात करें पहले तो। जैसे कि वर्ल्ड वॉर टू जब शुरू हुआ तो एक समय आया जब ये पता चला कि लंदन पे बॉम्बिंग होगी, ब्रिटेन के लंदन पे बॉम्बिंग होगी, जर्मन बॉम्बिंग करेंगे जर्मन वाले। तो लोगों को लगा कि मतलब सरकार को लगा, चर्चिल को लगा कि अब तो लोग क्या करेंगे, क्योंकि जब भी ऐसा क्राइसिस होता है तो लोगों में तो एनिमल इंस्टिंक्ट बाहर आ जाता है, लोग तो जानवर हो जाते हैं। राइट, ठीक है। तो इतने सारे लोगों का साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट होगा सोच सकते हो, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वगैरह हो जाएगा और
ख़त्म हो जाएंगे लोग। और 30 से 40 लाख लोग अफेक्टेड होने वाले हैं इस बॉम्बिंग से। तो उन्होंने शहर से बाहर, लंदन से थोड़ा बाहर बड़े सारे साइकेट्रिक वार्ड बनाए कि लोगों को जब ये ट्रॉमा से गुजरेंगे तो वहाँ पे जाके साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ले, लोग बाहर जाके रहे, उसके लिए शेल्टर्स बनाए गए, अंडरग्राउंड टनल्स बनाए गए, ये सब बना। और जब बॉम्बिंग हुई और 4 साल में 80,000 बॉम्ब गिरे थे लंदन पे, 80,000 बॉम्ब्स, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, 40 से 41 के बीच। कोई अपने घर से अंडरग्राउंड टनल में नहीं गया था, साइकेट्रिक वार्ड खाली थी, लोगों में एनिमल इंस्टिंक्ट तो छोड़ो, कोई लूटपाट नहीं मची थी, लोग एक दूसरे का हेल्प ही कर रहे थे। टाइटैनिक जब डूबा तो जो फिल्म में दिखाया जाता कि एक दूसरे को मार के वो चढ़ने के लिए, वैसा कुछ एक्चुअली हुआ नहीं था, बल्कि बड़े डिसिप्लिन्ड वे से, बहुत तरीके से पहले बूढ़े, बच्चे और औरतों को लाइफ बोट में डाला गया, फिर जो बचे फिर वो लोग गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। एक ही केस हुआ था ऐसा, जबकि एक सेलर थे, उन्होंने गोली चला दी थी किसी पे, और फिर उनको इतना दुख हुआ कि सब लोग इतने अच्छे से बिहेव करे, मैंने गोली क्यों चलाई, उसने अपने आप को शूट कर लिया था। और बहुत हाल फिलहाल की बात 9/11, अमेरिका में जब ट्विन टावर गिरे, तो सोचा 100-150 माले का चल रहा है, 80 फ्लोर पे, 82nd फ्लोर पे तो प्लेन आई थी, तो 80 फ्लोर भरे पड़े हुए ऑफिस टाइम के, इतने सारे लोगों को सीढ़ी से उतरना है। क्या अगर ये बात सही होती, स्टैम्पीड होने वाला है, एक बंदा भी स्टैम्पीड से नहीं मरा। अगर आप वहाँ के मतलब जो बच गए थे सर्वाइवर्स के रिकॉर्ड देखे तो बड़े लाइन से, तरीके से सीढ़ी के एक तरफ से वो लोग उतर रहे थे और दूसरी तरफ से जगह दे रहे थे कि फायर ब्रिगेड वाले चढ़े। स्टैम्पीड से कोई नहीं मरा 9/11 में। हाँ, ये तो हिसाब तो उल्टा ही बोल रहा है, तो फिर मतलब ये रिकॉर्ड्स। और हमारे जीते जी जो कहानी हमारे साथ हुआ है, कोविड-19, राइट, आज से करीब 4.5 साल 5 साल पहले की बात है। हाँ, कोविड-19 जब आया और लॉकडाउन हो रहा था, लॉकडाउन के टाइम पे लोगों को मतलब क्या बताया क्या गया था कि लॉकडाउन हो जाएगा, जो डेली वेज अर्नर्स हैं उनकी सैलरी बंद हो जाएगी, वो बिना खाए पिए मर जाएंगे, कोई किसी को हेल्प तो करने वाला है नहीं, क्योंकि अपना जान बचाने में सब लग जाएंगे। हाँ, कोई किसी से कोई जैसे भी हो डिस्टेंस रखेगा, है ना, और कोई भी मतलब ऐसा एक वर्ल्ड होने जा रहा है जहां सब कुछ खराब होगा, है ना। पर और ऐसे न्यूज़ आए भी, क्या आए कि बहुत सारी खराब चीज़ें हो रही है, उस पर मूवीज़ भी बनी वगैरह वगैरह। पर मैं ये सिर्फ ये आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के आसपास देखें, जो न्यूज़ में पढ़ा है उसको भूल जाइए फॉर द टाइम बिंग, जस्ट फॉर योर ओन सेक। आपके आसपास क्या हो रहा था? मैंने जो देखा वो है कि लोगों के घर में जो काम वाली या काम ड्राइवर्स और जो भी काम करने वाले माली जो भी थे, लोगों ने जितना हो सके उनको हेल्प किया, किसी की सैलरी नहीं रोकी गई, ज़्यादातर सैलरी नहीं रोकी गई, लोगों ने एक दूसरे को हेल्प किया। हाँ, पड़ोस में अगर किसी का कोविड हुआ है तो वहाँ पे खाना पहुँचाना, हाँ, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हाँ, दरवाजे के सामने खाना पहुँचा देना, ये तो आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा ना। और यहाँ मैं कोलकाता की बात कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जो है कि मैंने देखा कुछ वॉलंटियर्स घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके इसके पास पहुंचा रहे हैं, उसके पास पहुंचा रहे हैं। कोई अगर इल है, अगर वो थोड़ा एल्डरली है, सीनियर सिटीजन है, तो उनको हेल्प करने के लिए अपनी जान को जोखिम में रख के जी हेल्प किया लोगों ने। जी। और मैंने खुद देखा है, मैं जो घर में रहता था उसके पास वाले घर में एक बूढ़ा था जो कि अकेला रहता था, और उसको हुआ था कोविड। तो मैं और वो आसपास जितने लोग थे, हमने देखा कि पुलिस हेल्प कर रही है, जो लोकेलिटी का क्लब है वो हेल्प कर रहा है, सब कुछ मतलब हेल्पिंग ही तो देखा मैंने। मेरे लाइफ में तो मैंने वही देखा। मुझे लगता है आपका भी एक्सपीरियंस काफी सिमिलर रहा होगा जो प्रेमाशीष बोल रहा था। हाँ, और इसका एक हिस्टोरिकल रीजन है, बहुत गहरा हिस्टोरिकल कनेक्शन है इसका।
हिस्टोरिकल कनेक्शन। हाँ, जो हमें बताया जाता है ये कि इंसान तो बड़े जंगली थे, इंसान बहुत जंगली थे, और सिविलाइजेशन, खासकर जो एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन हुआ और ये राजा वाजा बने, समाज बना, समाज में नियमें बनी, धर्म आया, धर्म ने लोगों को संभाला। उससे पहले तो इंसान जंगली था। हाँ। और एक दूसरे को मारता था। राइट ना, हमारे बुक्स में ही पढ़ा जाता था कि पत्थर फेंक फेंक के लोग मार देते थे एक दूसरे को, कोई डिसिप्लिन नहीं थी। यही है ना, ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं है हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजी में ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं है। वो जो केव के अंदर केव पेंटिंग में भी ऐसा कुछ नहीं। केव पेंटिंग जो है, केव पेंटिंग जो पुराने केव पेंटिंग मिलते हैं एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन के पहले वाले केव पेंटिंग, उसमें कभी भी एक इंसानी ग्रुप दूसरे इंसानी ग्रुप के साथ लड़ रहा है, ऐसा कोई केव पेंटिंग है नहीं। अगर उतना कॉमन होता तो जरूर मिलता। हाँ, और एक चीज है, जहाँ दिख रहा है कि जंगली जानवर आके मुझे अटैक कर रहा है, उसको मैं पेंट कर रहा हूँ, ये ऐसा पेंटिंग है। अब सोचा जाए कि इंसान एक जंगली पृथ्वी है, ठीक है ना, कोई सिस्टम तो है नहीं, जंगल है, जंगल के अंदर एक नया प्राणी आया जिसका नाम है होमो सेपियंस, और ये जितने उस समय के जानवर है, प्राणी है, उसमें से सबसे दुबला पतला है। उस समय के जो बाकी इंसान के तरह जो बाकी प्रजातियां थी, निएंडरथल्स थे और ये सब थे, शिम्पैंजी थे, इन सबसे बहुत दुबला है। राइट, और वीक, बहुत ही वीक। इसको ना सर्दी से बचने के लिए शरीर में हेयर्स हैं, ना किसी को काटने के लिए दांत बहुत स्ट्रांग है, ना नाखून स्ट्रांग है। करेक्ट। और इंसानी बच्चा तो और ही छोड़ दो, इंसानी बच्चा तो इनकम्प्लीट ही पैदा होता है। राइट। वो ना खुद से खड़ा भी नहीं हो पाता, खुद से खा नहीं पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता। और अगर बुद्धि की बात करें तो निएंडरथल्स के ब्रेन इंसान से, होमो सेपियंस से बड़ा था। एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं बहुत सारे जहाँ पे ये पता लगा है कि शिम्पैंजी और इंसान में बुद्धि, अगर सोचा जाए रॉ इंटेलिजेंस की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। मतलब ग्रे मैटर का बात अगर किया जाए, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की बात की जाए तो डिफरेंस नहीं है। तो इंसान फिर कैसे सबसे पूरे दुनिया में सबसे राज करने लगा? क्या मैजिक था? इंसान ने क्या किया था जिसकी वजह से ये हुआ, जिसकी वजह से आज हम यहाँ है? तो इवोल्यूशन में एक ही तरीका है इसको करने के लिए। अगर आप वीक हो तो आपको एक दूसरे के साथ मिलके ग्रुप में लड़ना पड़ेगा। करेक्ट। और बाकी जानवर, क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं कर पाते थे एक दूसरे के साथ, इसलिए वो सब एक्सटिंक्ट हो गए, इसलिए वो सब दब गए। इंसान क्योंकि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर पाता था, कंपैशन था इंसान में। और वो ना कि भाई कुछ लोग हैं जो चले जाएं, आप बच्चों को देखें, कुछ शिकार में जाएंगे, शिकार करके इंसान कोई स्ट्रांग है क्या कि शिकार कर लेगा? कोई AK-47 ले जाके या फिर एनफील्ड राइफल ले जाके शिकार करते थे क्या? प्लानिंग से और ग्रुप से कि बड़े हाथी, बड़े जानवर, ये समझ ही नहीं पा रहे यार, ये छोटे छोटे पिद्दी से प्राणी जो है, ये लोग एक साथ कोऑपरेट करके हमसे अटैक कर रहे, वो हम नहीं कर पा रहे। करेक्ट। तो इंसान कंपटीशन से सबसे दुनिया में आगे नहीं बढ़ा, इंसान कोऑपरेशन से आगे बढ़ा है। हाँ, राइट। मतलब अगर ये कोऑपरेशन शेर के अंदर होता तो हमें शेर जू में देखने आते हैं अभी। हाँ, हम जाते हैं अभी जू में। एकदम बात यही है। अगर शेरों के अंदर ये कोऑपरेशन होता तो शेर हमें देखने जू में जा रहे होते। आज हम नहीं जानते जा रहे होते। बात सही है ना कि हम तो होते ही नहीं भाई, होते ही नहीं। होमो सेपियंस एक्सटिंक्ट हो जाता। सबसे दुबले प्राणी हैं हम, हमसे दुबला सिर्फ कुछ चिड़िया है और कुछ ऐसे जानवर हैं, हम कोई वैसे नहीं है। इनफैक्ट जब ये ग्रुप्स बनती थी पहले के ट्राइब्स जहाँ पे सिविलाइजेशन है, वहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर कोई अपने आप हीरो बनने की कोशिश करता था ना तो उसको सब लोग अपने समाज से निकाल देते थे। ग्रुप के बाहर कुछ करने जाओ। हाँ, एकता ही परम बल। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी मिसअंडरस्टैंड। हाँ, तो वो अगर कोई हीरो बनता था तो उसको निकाल देते, भाई तू अकेले कुछ कर तो सकता नहीं है, तो बेवजह हीरो बन रहा है, यहाँ पे निकल हमारे यहाँ से।
ये तरीका था ओल्डन ट्राइब्स में। तो तो ये तो मतलब हिस्टोरिकली एक चीज प्रूफ किया जा Evolution, सकता है, एवोल्यूशन वाइज है, सॉरी। तो इसका मतलब तो एवोल्यूशन वाइज एक चीज प्रूफ तो हो ही रहा है कि पहले से ही इंसान एक दूसरे का हाथ पकड़ने में, एक साथ चलने में, वही उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था। हाँ, और ये जो एक दिखा जाता है कि इंसान को बड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, हाँ, बड़े दबंग होने पड़ेंगे। अगर इवोल्यूशन में देखा जाए तो इंसान धीरे धीरे ओवर लास्ट 10,000 ईयर्स या 50,000 ईयर्स रादर धीरे धीरे बड़ा वीक से होते गए। हमारे बोन्स और सॉफ्ट हो गए पहले से, है, हमारे नाखून, दांत, ये सब बड़े और सॉफ्ट हो गए, हमारे स्किन बड़े लचीले हो गए। ठीक है। इसका एक एक्सपेरिमेंट हुआ था रशिया में, यूक्रेन, रशिया, यूएसएसआर में बेसिकली 1954 में एक साइंटिस्ट थी। उन्होंने सोचा कि अच्छा, ये डॉग्स, कुत्ते जो है, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उसको बता देते हैं, डॉग्स कोई नेचुरल प्राणी नहीं है। ये बहुत लोगों को पता नहीं है कि कुत्ते नेचुरली नहीं आए। हाँ हाँ, ये तो मुझे पता है, लेकिन हाँ बहुत लोगों को पता नहीं है। हाँ, कुत्तों को उल्फ जो है, वुल्फ को ब्रीड करते करते थ्रू एवोल्यूशन उनको बनाया गया, ब्रीड करके बनाया गया, ब्रीड करते करते बनाया गया। ठीक है, क्योंकि उल्फ का जो ताकत है उसको यूज करना चाहिए, लेकिन उल्फ को डोमेस्टिकेट करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए उसको ब्रीड किया वैसे। तो 1954 में किसी एक रशियन साइंटिस्ट थी, उनको ध्यान में आया कि भाई ब्रीडिंग हुआ कैसे होगा। ठीक है, तो क्या देख के ब्रीडिंग करते होंगे। तो ये जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है इतने सालों का, डॉग्स का भी बड़ा पुराना हिस्ट्री है, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा फास्टन करते हैं, उसको थोड़ा एक्सेलरेट करते हैं। कैसे? वो गए और बड़े वुल्फ रखे हुए थे वहाँ पे, साइबेरिया के वहाँ पे, ढूंढ ढूंढ के वहाँ से उन्होंने हाथ बढ़ाया, ग्लव्स वग्स पहन के, जो भी वुल्फ थोड़ा सा हिचकिचाया उसको काटने में, उनको अलग कर दिया गया कि इसमें थोड़ी सी फ्रेंडलीनेस है, थोड़े से कंपैशन है। वुल्फ तो है, अभी भी बहुत वायलेंट है, लेकिन ये थोड़ा सा हिचकिचा रहा है, मतलब थोड़ा सा कंपैशन है, इनको अलग कर लो। उनको अलग किया गया, फिर उन लोगों में ब्रीडिंग कराया गया। फिर एक नया जनरेशन आया, उनमें से भी यही एक क्राइटेरिया से उनको सिलेक्ट करते रहे कि कौन कितना फ्रेंडली है, किसमें कितना कंपैशन है। और ये करते करते 1964 तक आते आते बड़े सारे 10-12 जनरेशन पार हो गई उसमें डॉग्स की। तो देखे कि एक फिजिकल चेंज आ रहा है डॉग्स, ये जो वुल्फ है उनमें बड़ा फिजिकल चेंज आ रहा है। फ्रेंडली हो रहे हैं ये लोग, ये तो है, फिर लेकिन अपने पूंछ हिला रहे हैं, वो जो क्यूटनेस इंडिकेटर्स हैं। उनके कान जो है थोड़े से नीचे आ रहे हैं, दांत उतना दिखा नहीं रहे, चेहरे में थोड़ी सी एक अजीब सी एक क्यूटनेस धीरे धीरे पैदा हो रहा है। तो ये इंसान का इसलिए बताया मैंने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कि इंसान का जैसे धीरे धीरे हम इफेमिनेट होते गए, वो इसलिए क्योंकि हम कंपैशनेट थे, हम इमोशंस दिखा पाते थे, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ पाते थे। यही सिलेक्शन क्राइटेरिया थी, कंपटीशन नहीं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो था, जो डार्विन कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, पर फिटेस्ट है क्या सबसे लड़के जो सबसे आगे आता है वो फिटेस्ट है इंसान में? नहीं। जो सबके साथ रह के, सबके साथ कंपैशन से, प्यार से, मोहब्बत से रह सकता है, वो फिटेस्ट इंसान है। वही, उसी की प्रजाति आगे बढ़ी। जो नहीं हो पाया वो निकल गए। यहाँ एक आइडिया को तो चैलेंज जरूर करता है ये जो थ्योरी, कि हर वक्त ये बोला जाता है कि तुम्हें ना सबको कुचल के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सब तुम्हारे लिए बैठे हैं कि तुम जाओगे, तुम्हारे पीछे से कोई कुछ कर देगा और तुम्हें कुचल के वो चला जाएगा अगर तुम नहीं गए तो। बट एक्चुअली ये तो नहीं है जिंदगी में, मैंने तो ये नहीं देखा। देखो, सबसे ज़्यादा इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है कि इंसान के पूरे चेहरे में एक चीज़ है जिसकी वजह से ये समझ में आता है कि इवोल्यूशन हमारा कैसे हुआ। क्या चीज़? वो है आँख का ये जो सफ़ेद पार्ट है, इसको स्क्लेरा कहते हैं। अब दूसरे प्राणियों को देखें,
शिम्पैंजियों को देखे, बंदर जो मंकीज हैं उनको देखे, किसी के आँख में ये सफ़ेद वाला पार्ट नहीं है। हाँ, पूरा काला एक बड़ा सा आँख है, राइट। सफ़ेद वाले पार्ट से होता क्या है? हम्म, आप इमोशन दिखा पाते हो, आंखें भी होती है, दिल की जुबान। हम्म, शिम्पैंजी अगर आपका पूरा आँख ब्लैक होता, वाइट वाला पार्ट नहीं होता, तो आप दूसरे से इमोट नहीं कर पाते थे। अब दूसरे को अपना आंखों से दिल की जुबान नहीं हो पाती थी। हाँ, जैसे आंखें सच नहीं, झूठ नहीं बोल सकती, ये सब बातें तो हमने बहुत सुना है ना? तो ये इवोल्यूशन क्यों हुआ होगा? क्योंकि इमोशन की बहुत ज़रूरत थी इंसान को, इसीलिए तो इवोल्यूशन हुआ। करेक्ट। और इसीलिए आज भी जो दबंग होना चाहते हैं वो हमेशा सनग्लास पहनते हैं, ताकि उसका इमोशन बाहर ना निकल जाए। अरे ये भी अच्छा थ्योरी है, सही में ये तो तो होता जो है। आपसे सनग्लास पहन के बात कर रहा है, समझ लीजिए कि वो उसका कंपैशन में थोड़ा, वो अपना इमोशन नहीं दिखाना चाहता। दिखाना नहीं चाहता। इमोशन क्यों नहीं दिखाना चाहता? क्योंकि वो आपसे compete करना चाहता है। वो उसमें वो कॉम्पैशन या वो नहीं है कि चलो एक साथ चलते हैं, ये नहीं है। हम दूसरे से सीख पाते हैं। हमारे ब्रेन में इधर एक पार्ट है जिसको डुप्लीकेसिव जीन ब्रेन या कुछ कहते हैं, एक चीज़ है जिससे कि आप दूसरे का बिहेवियर कॉपी, मिमिक ब्रेन बोलते हैं उसको। आप दूसरे का बिहेवियर मिमिक कर पाते हो, राइट। आप जैसे बात कर रहे हो, आप जैसे अगर ऐसे हिलाओगे ना, तो सामने वाला अगर अच्छे से बात कर रहा है वो भी अपना हिलाएगा ऐसे मुंडी अपने इस तरफ से, ताकि एक कनेक्शन हो पाए। करेक्ट। तो ये मिमिक्री वाला ब्रेन जो है हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स में बना हुआ है, किस लिए बना होगा? compete करने के लिए तो नहीं बना होगा। हाँ, compete करने के लिए तो मैं किसी का मिमिक नहीं करूँगा, है ना? तो हमारा वही है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये है इंसान में कि आप दूसरे का हाथ पकड़ पाए। आप जैसे ही दूसरे का हाथ छोड़ के compete करने लगोगे, आप एक्सटिंक्ट हो जाओगे। वो इंसानी फितरत नहीं है, यही है इंसानियत। हम जिस इंसानियत की बात करते हैं, इंसानियत का मतलब है एक दूसरे का हाथ पकड़ना। ये कोई फिलोसफी की बात नहीं है, ये बड़ा साइंटिफिक बात है। पॉइंट तो है। हाँ, मैं डिसएग्री तो नहीं कर पा रहा हूँ। तो और इसमें पर सवाल यही आता है कि भाई फिर ये आया कहाँ से कि compete करना है? हाँ, फिर ये जो लोग मतलब वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ, इतने सारे लोग आए इंडिया में, लूट मचाई, तो ये तो और खास करके मिडिल एज में जो टाइप का वायलेंस हुआ बाय ह्यूमन, ये भी हुआ, तो ये भी तो सच है। हाँ, तो सच है। तो ये तो नहीं कह सकते कि इंसान हर वक्त बहुत अच्छा है, नहीं उसका सब कुछ ठीक है, वो सेल्फिश नहीं है, ये तो नहीं है, हिस्ट्री तो नहीं बोलता ये। अब इसमें दो फिलोसोफर का नाम बड़े अच्छे से आता है, एक 17th सेंचुरी के हैं और एक 18th सेंचुरी के। 17th सेंचुरी के थॉमस हॉब्स और 18th सेंचुरी के जैक रूसो, यूरोपियन थे दोनों। हॉब्स कहते हैं कि इंसान जंगली था और इंसान की फितरत है वायलेंस। ठीक है, हम बड़े खराब से एक प्राणी है और इसलिए इसको डिसिप्लिन करने के लिए एक समाज की संरचना होनी चाहिए। समाज यानी धर्म, समाज यानी जो स्टेट है, हाँ। स्टेट है, ये सब कुछ करके इनको डिसिप्लिन करना पड़ेगा। करेक्ट। और वो ये भी कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे यानी जो जंगली थे, उनमें कोई डिसिप्लिन था नहीं और इसीलिए वो लोग एक दूसरे से मारकाट मचाते थे, जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। जो पुराने मिलते भी हैं गड़े हुए स्केलेटन्स, उसमें कभी कहीं भी ये नहीं मिलता था कि दोनों पार्टी आपस में लड़ाई करके मर गए। ऐसा कोई एविडेंस नहीं। टूटा हुआ कोई हड्डी, भाला वाला गया होगा ना, फिर स्केलेटन में दिखता ना, वो चीज़ है नहीं। पर थॉमस हॉब्स का ये आइडिया है कि समाज को डिसिप्लिन में लाने के लिए, मतलब लोगों को, इंसान को डिसिप्लिन में लाने के लिए समाज की ज़रूरत है। और ज़रूरत वो कैसे होगा? तो उन्होंने एक टर्म दिया था, लेवियाथान। लेवियाथान होगा वो इंसान जो कि ये डिसिप्लिन आप में कायम करेगा। तो लेवियाथान कौन होगा? राजा। लेवियाथान कौन होगा? धर्मगुरु। लेवियाथान कौन होगा? कंपनी का CEO, जो भी आपको डिसिप्लिन में लाएगा, क्योंकि उनके बिना तो आप मतलब बह जाओगे, मतलब आपकी कोई औकात है नहीं बेसिकली। और इसके खिलाफ खड़े होते हैं रूसो। वो कहते हैं नहीं, आप एकदम गलत बात कर रहे हो। एक्चुअली इंसान बड़े अच्छे थे, इंसान बड़े फ्री थे,
एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते थे। खराब तो ये सिविलाइजेशन ने किया है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई आप पुराने टेम्पल्स देख लो जो सिविलाइजेशन के पहले के, मतलब एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन के पहले के टेम्पल्स है, बहुत सारे लोगों ने मिलके बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनवाए थे। मेक्सिको में इधर उधर जो मिलते हैं बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए थे। पिरामिड तब तो एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन आ गया था, फेराओ का था, लेकिन उससे पहले वाला हाँ बड़े सारे स्ट्रक्चर, गोपकेली टेम्पल है, उस समय तो ये सब नहीं था। ठीक है, ईस्टर आइलैंड में बड़े बड़े पत्थर ऊपर रखे गए, वो जो उस समय तो एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन नहीं था। तो ये लोगों को एक साथ काम करने के लिए सिविलाइजेशन चाहिए और लेवियाथान और राजा चाहिए, ऐसा तो है नहीं। हाँ, क्योंकि प्रूफ तो ऐसा नहीं बोल रहा है। और रूशो कहते थे कि हुआ ये कि इंसान एक टाइम पे एग्रीकल्चर पे आ गया, ठीक है, और एग्रीकल्चर आने के बाद जो हुआ कि लोगों में ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है, ये वाली प्रॉपर्टी की आइडिया आई, पोजीशन, आइडिया ऑफ पोजीशन आया। उससे पहले जंगल में आप घूम रहे हो, जंगल तो अब अगर ईश्वर को मानते हो, भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, तो उनका दिया हुआ है। यहाँ पे ये पेड़ मेरा है, इसका क्या मतलब? उसका कोई आइडिया तो है नहीं ना, ये पेड़ मेरा है, ये जगह मेरी है, कैसे? ऐसा कोई आइडिया नहीं है। ऐसा कोई आइडिया नहीं है तो लड़ाई भी नहीं है पोजीशन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई में विवाद नहीं है। तो जैसे एग्रीकल्चर आया तो प्रॉपर्टी आई। और एग्रीकल्चर में पहले क्या हुआ कि भाई आप ये काम करोगे, आप दूसरा काम नहीं करोगे, आप सिर्फ खेत जोतोगे, जोतने के लिए जो फावड़ा वाड़ा चाहिए वो आप बनाओगे, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी। अब जो खेत में पैदा हुआ उसको, ये जो पैदा किया उसने नहीं, उसको नहीं बेचना है, मतलब उसको सब में बांट नहीं देना है। एक तीसरा बंदा है जो कि बोलेगा कि हम आपसे खरीद लेते हैं एक चीज़ देके जिसको हम कहेंगे पैसा, मनी, हाँ पैसा, लीरा, जो भी आप कहें, डॉलर, जो भी कहें, खरीदोगे, आप बेचोगे दूसरे को। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आया कि स्पेशलाइजेशन, और इसी ने हमारी सबसे बड़ा नुकसान इंसान की प्रजाति जो है, इसको सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन आया। ये रूशो का कहना है। हाँ, ये इसका ही एक आइडिया सेपियंस में भी हरारी ने बोला था, क्योंकि देखो फार्मिंग से हुआ क्या, पहली बात तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने लगे, प्रोटीन कम हो गया। प्रोटीन क्या, हमारे पास खाने की चीज़ें जो एक वैरायटी थी कि कभी फल खा रहे, कभी ये फल, कभी वो फल, कभी कोई प्रोटीन का सोर्स आ रहा है, जब जो मिल रहा है, एक वैरायटी ऑफ फूड, वो बड़े रेस्ट्रिक्ट होकर 3-4 चीज़ों में मतलब आ गया, जो आज भी है, जिसकी चावल, रोटी, ऐसा ही, जिसकी वजह से सारा मिला लो, जितना भी खाते हो, जितना भी खाना पसंद हो आपको, आप 25 चीज़ों से ज़्यादा कुछ खा नहीं रहे हैं। ठीक है, आपके 30 दिनों में तो आपका खाना रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो आपकी हेल्थ खराब होने लगी। ठीक, फिर एग्रीकल्चर आया तो पुरुष जो है, मेल, उनका दबदबा बना, तो लड़कियों का, वुमेन, इनको घर में बैठाना और उनके ऊपर अत्याचार करना, पैट्रियार्की जो है वहाँ से शुरू हुआ। धर्म की बहुत ज़रूरत पड़ गई कि डरा के रखो इनको, नहीं तो ये डिसिप्लिन नहीं होंगे। शुरुआत तो वहीं से हुई थी। और और मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिलीजन की बात कर रहा हूँ, मैं ईश्वर के कंसेप्ट के बाद और फिलोसॉफिकल कंसेप्ट पे या स्पिरिचुअलिटी पे नहीं जा रहा। नहीं, एक पॉइंट है, क्योंकि तब नेचर को भी, जब नेचर में अगर एग्रीकल्चर हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है, तो एक प्रेइंग का एक आइडिया और कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, मतलब हरारी ने तो वही कहा है सेपियंस में। तो इसमें से ये प्रेइंग, ये जो आइडिया ऑफ गॉड या आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी या आइडिया ऑफ रिलीजन, अभी वहीं से तो आया होगा। हाँ, स्पिरिचुअल आइडिया को छोड़ देते हैं, पर जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन है वहाँ से आया। करेक्ट, नहीं फिर आपको लोग कम पढ़ने लगे। हाँ, ऑब्वियसली। तो आप अपने आप में सब कुछ काम नहीं कर पा रहे और भूख बढ़ रही है, तो क्या किया आपने, आप जाके जो कमज़ोर है उनको पकड़ के ले आए स्लेव बना के। आपको लोगों को डिसिप्लिन में रखना है तो आपने पैसे का इजाद किया, अपने अकाउंटिंग की इजाद की, ठीक है, अपने, और कुछ लोग नहीं मान रहे हैं तो आपने जेल का इजाद किया, सजा का इजाद किया। और फिर आपकी प्रॉपर्टी है
तो पूरे समाज की प्रॉपर्टी है, तो दूसरे वाले यहाँ पे ना आ जाए इसलिए बॉर्डर की बात हुई, फिर देश बना, फिर तो आप लड़ने लगे। तो ये जो है, ये रूसो का कहना कि हमको खराब किया है सिविलाइजेशन में, हमें बच के रहना। अब तो बन गया, अब तो हम ये जंगल पे वापस नहीं जा सकते, पर हमें बच के रहना और ये पता रहना चाहिए कि गलती क्या हुई है। इसमें एक बात याद आया मुझे, एक स्टैंड अप कॉमेडियन था, नाम याद नहीं है मुझे, उसने एक बार बोला था कि बंदर एवोल्यूशन के बाद हमें देख के वो क्या सोच रहा होगा, वो सोच रहा होगा अरे तुम तो आगे निकल गए, मैं तो पीछे रह गया, या फिर ये सोच रहा है कि अबे तू अभी भी केले खरीद के खा रहा है ना। हम तो केले खरीद के खा रहे हैं, बंदर को तो जो चाहिए केला ले रहा है, खा रहा है। तो ये पॉइंट तो है कि हम तो बंद गए हैं, हम बंद गए। जैसे वहां से जहां से शुरू किया था कि वो प्लेन क्रैश, हाँ। ये कहानी आई कहाँ से कि प्लेन क्रैश होने के बहुत सारे मूवीज आप लोगों ने भी देखी होगी, सर्वाइवल ड्रामा। ये शुरू हुआ 1951 में। एक किताब लिखी गई, गोल्डिंग करके एक लेखक थे जो खुद शराबी थे, जो अपने बीवी बच्चों को मारते थे, और जिन्होंने कहा था कि मेरे बस में होता तो मैं नाजी बन जाता। ये सब बाद में पता चला, लेकिन इस बंदे को उससे पहले नोबेल दे दिया गया था इनकी एक बुक के लिए जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। राइट। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की कहानी क्या है? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की कहानी यही है कि एक जहाज है, जहाज में बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे, और वो ऐसे शिपरेक होता है, एक आइलैंड में फंस जाते हैं सब लोग, और दूर दूर से कोई रेस्क्यू करने वाला नहीं है। तो ये लोग करते क्या है, ये लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं, और लड़ते लड़ते इन्होंने मार दिया, एक दूसरे को काट के खाने लगे, और पूरे दुनिया भर में इस चीज़ को लेके फैलाया गया कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ही सही है। ठीक है, इस पे बहुत सारी कहानी बनी, इसके उप कहानियाँ बनी, ड्रामा बना, सिनेमा बना, रियलिटी शोज बने। आज भी जो रियलिटी शोज बनते हैं इस तरह के सर्वाइवल ड्रामा का, उसका थियरी है ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। राइट। तो जो रजर बर्गमैन है, इनके दिमाग में ये आया कि भाई अगर लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का वाली कहानी सही है तो ये जो सब मैं बोल रहा हूँ ये सब गलत साबित हो जाएगा। तो सही है। तो ये तो कहानी है, चलो ढूंढा जाए कि ऐसा कभी इतिहास में हुआ है क्या। राइट, क्योंकि ये तो है कहानी, ये तो कहानी है, ये तो किसी ने कल्पना की है, और वो बंदा भी बड़ा ठीक सा नहीं था। हाँ, है ना। तो ये ढूंढते ढूंढते पता चला इनको कि एक कहानी का पता चल रहा है, टोंगा में जो पैसिफिक में है, वहाँ पे कुछ बच्चे थे, वो बोर हो गए, बोर्डिंग स्कूल में रहते थे, वो बोर हो गए। उन्होंने एक छोटा सा नाव टाइप का बना के, नावनुमा कुछ बना के, बोले हम फिजी चलेंगे समुंदर से, और चलने लगे। रास्ते में स्टॉर्म आया, उनका ऐसे भी नाव खराब था, तो बहते बहते वो एक आइलैंड में फंस गए, और 11 साल उस आइलैंड में फंसे हुए थे। 11 साल? हाँ, ये सच्ची कहानी? हाँ, ये सच्ची कहानी, सच्ची मतलब घटना है। हाँ, सच्ची घटना है, सच्ची घटना है, 1966 में हुआ था। अच्छा, ठीक है। तो और फिर बड़े दिनों बाद उनको फिर रेस्क्यू किया गया। तो ये अगर वो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज सही है तो इनमें से कुछ को तो मर जाना चाहिए था, एक आदमी को जिंदा रहना चाहिए था, क्योंकि बाकी दोनों को तो वो खा गया होगा। यही तो होना चाहिए ना। हाँ, एटलीस्ट 2-3 तो मर ही गए होंगे। 2-3 तो मर ही गए होंगे। 11 बच्चे थे, सब सही सलामत थे। सिर्फ सही सलामत नहीं थे, इन लोगों की हेल्थ बढ़िया हो गया था, बेटर हो गया था हेल्थ सबका, और इन लोगों ने वहाँ पे एक अपनी छोटी सी कम्यून बनाई और आपस में काम बांटा इन्होंने। बैडमिंटन कोर्ट बनाया थोड़ा सा कि भाई दिन भर अगर काम करते रहेंगे, ऐसे भी डिप्रेसिंग सा माहौल है, कोई हमें रेस्क्यू करने नहीं आ सकता, अब तो लग रहा है कि ज़िंदगी यहीं बीतेगी, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। तो अपने आप एक बैडमिंटन कोर्ट सा कुछ बनाया, उसी में से कुछ फल वल कुछ लेके वो खेलते थे उसमें, खाना वाना पकाना, कैसे किसको जुगाड़ करना है वो। और इनको जिन्होंने रेस्क्यू किया उनको पता लगा एक दो जो बीच में बीमार पड़ गए थे कुछ उल्टा सीधा खा के, बाकी लोगों ने उसका ध्यान रखा। ठीक है।
और उनको फिर कि भाई बहुत काम कर चुके हो, 5 दिन नहीं, पैर टूट गया था एक बंदे का, तुम 5 दिन काम नहीं करोगे, 10 दिन काम नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, सबने ध्यान रखा। तो इट वॉज अ स्टोरी ऑफ कंपैशन एंड फ्रेंडशिप। हाँ, ये है रियल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जो कि लॉर्ड ऑफ फ्लाइज से कंप्लीटली डिफर करता है। हाँ, और ये जो 11 बंदे थे ये पूरे जिंदगी भर एक दूसरे के बहुत क्लोज फ्रेंड रहे, दोस्त रहे। तो ये झूठी कहानी है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की। जो बंदा खुद दारू पी के इतना ऐसा बीबी को पीटता है, वो क्या लिखेगा? वो तो ये लिखेगा कि एक दूसरे को मार रहे है ना। तो ये है सच्ची कहानी। अब दूसरी कहानी बताता हूँ जिसके बारे में बहुत लोगों ने, मैंने एक आध पॉडकास्ट भी देखा है जहाँ पे लोग उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का इंटरेस्ट है। ये जो हॉब्स की जो थ्योरी है, इसको रखने में बहुत लोगों का इंटरेस्ट है। राइट, ऑब्वियसली, क्योंकि लीडर्स जो कि कंट्रोल चाहते हैं कुछ एक ग्रुप के ऊपर, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। तो 1971 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको बहुत मतलब कुख्यात एक्सपेरिमेंट है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक्सपेरिमेंट ही कहते हैं उसको। एक टीचर थे, उन्होंने स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, वहाँ से एक टीचर थे, उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को 2 हिस्सों में बांटा। कहते कि एक ग्रुप जो है ये प्रिजनर है, बंदी असामी जो है, इसका रोल प्ले करेंगे। दूसरा ग्रुप जो है ये जेल के जेलर का रोल प्ले करेंगे, जेल स्टाफ का रोल प्ले करेंगे। और एक बेसमेंट में इन लोगों को रख दिया काफ़ी दिनों के लिए। ठीक है, आपका ट्रेल बहुत ड्रॉप हो रहा है थोड़ा। हाँ, तो एक ग्रुप को इन्होंने असामी यानी प्रिजनर बनाया, हाँ। एक ग्रुप को इन्होंने जेलर बनाया और एक बेसमेंट में इन लोगों को रख दिया 7-8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, कि भाई देखा जाए ये लोग बिहेव कैसे करते हैं। क्योंकि जो जेल के स्टाफ बने उनके पास तो पावर आ गया, रोल प्ले ही सही, लेकिन उनके पास पावर है, उनके पास डंडे हैं। और जो जेल के असामी बने हैं वो तो पावरलेस हैं रोल प्ले में। तो देखते ही लोग बिहेव कैसे करते हैं। और देखा गया स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट में कि जो जेल के स्टाफ बने रोल प्ले में ही, वो बड़े अत्याचार करने लगे जेल के असामी जो बने थे उनके ऊपर। तो यहाँ से एक कंसेप्ट आया जिसको लूसीफर इफेक्ट कहते हैं, और बहुत लोग मानते हैं आज तक कि लूसीफर इफेक्ट सही है, कि आपको अगर पावर दिया जाए तो इंसानी फितरत जो है आपकी वायलेंस की वो निकल के आएगी और आप दूसरों पे अत्याचार करोगे। ठीक है, ये निकला स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में। पर और बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब ये है, ये तो बीबीसी ने इस एक्सपेरिमेंट को उठाया और बोला कि चलो हम एक टीवी शो लॉन्च करते हैं इसी कंसेप्ट पे, रोल प्ले ही करना है ना। तो कुछ लोगों को एक रूम में या एक जगह पे हम रख देंगे कुछ दिनों के लिए, और उनको ही खुद से खाना पकाना है, उनको खुद से रहना है, वहाँ पे साफ़ सुथरा खुद से करना है। और अगर स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट सही है तो इन लोगों में लड़ाइयाँ होंगी। ठीक है, एक दूसरे से लड़ेंगे, बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा, तो हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी। और यही बिग ब्रदर है ना? नहीं, ये शो का नाम था द एक्सपेरिमेंट। हाँ, क्यों ये ही सीड है बिग ब्रदर या बिग बॉस का। हाँ, बिग ब्रदर और बिग बॉस का यही सीड है। हाँ। एक्सपेरिमेंट जो शो था उसने फेल किया, बुरी तरह से फेल किया। कुछ नहीं हुआ उनके अंदर, अच्छे से रहने लगे ना सब लोग। हाँ, क्योंकि माना जाए अगर वो सच्ची कहानी 11 बच्चों की, तो लोग दिमाग, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ने एक्सपेरिमेंट किया है और लूसीफर इफेक्ट सही है, तो साइंटिफिकली प्रूवन है, फिर ये लोग कोऑपरेट कैसे कर रहे हैं? खाना बनाने में भी झगड़ा नहीं हो रहा है, हाँ, कुछ किसी भी चीज़ में झगड़ा हो ही नहीं रहा है। बाद में पता चला कि स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में भी झगड़ा नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को अत्याचार नहीं कर रहे थे तो कोई भी। ये जो प्रोफेसर है उनको प्रूफ करना था लूसीफर इफेक्ट, तो उन्होंने उकसाया, जो जेलर बने हुए थे उनको उकसाया। उनका इंसेंटिव ये था कि आप कितने बड़े मतलब अत्याचारी बन सकते हो, तभी आपको पॉइंट्स मिलेगा। अच्छा, तब जाके वो करने लगे थे। तो एक्चुअली बिग बॉस का सीड आइडिया एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो था क्योंकि
अगर आप भी बिग बॉस देखे या बिग ब्रदर देखे तो एक चीज बहुत कॉमन है कि बिग बॉस आके ऐसे ऐसे टास्क देते हैं जो टास्क में ही कलेश होना ही है, हाँ, और ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा चीज बोलते हैं कि इसके बारे में तुम ये बताओ, और एक आदमी अगर कुछ बता देता है तो उसका इफेक्ट होता है, क्योंकि देखा जाए तो पहले 2 दिन सब बहुत शांति से रहते हैं, बहुत ठीक ठाक रहते हैं। अजीब है, इनको प्रूव करना था। इनको प्रूव करना था तो इन्होंने प्रूव कर दिया लूसीफर में। ओह। ऐसा कुछ नहीं होता है। बिग बॉस, बिग ब्रदर जो भी देखते हैं उसमें अगर कलेश डालने का जो बोल रहे हो ना, अगर वो ऐसा कुछ ना हो तो लड़े ही ना। क्यों लड़ेगा क्यों कोई? लड़ेगा कोई? क्यों लड़ेगा? आप लड़ोगे क्या ऐसे ही बिना मतलब के? वो टास्क दिया जाता है, इंसेंटिव ऐसे सेट की जाती है। हाँ एकदम। तो ये है इंसान, एक्चुअल इंसान का फितरत होता है दोस्ती। हाँ, आप जो बोल रहे हैं वो उसको मान लिया कि इंसान बहुत अच्छा है, इंसान में बहुत कॉम्पैशन है, हमारी आंखों में वो वाइट पार्ट है जो कि हम इमोशन दिखा सकते हैं, सब ठीक है। लेकिन हर एक देश का एक अपना आर्म्ड फोर्स है जिसको मिलिट्री कहते हैं। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस है हर एक देश में, और ये कॉम्बैट के लिए बने हैं कि अगर कोई आएगा तो इसको एकदम मार देना, यही तो आइडिया है। तो कहाँ से ये कॉम्पैशनेट हुआ? हम मिलिट्री के पॉडकास्ट या फिर ये भी सुनते हैं तो उनमें तो वो किलर इंस्टिंक्ट है ना, दिखता तो है। यही तो प्रचार तो यही है। फिर कहाँ से कंपैशनेट हुआ इंसान? एक कॉर्नेल मार्शल थे जो खुद भी इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बहुत सारे लोग फिर आर्मी में ज्वाइन करते थे, तो भी आर्मी के मेजर बने, यूएस आर्मी के। और यूएस आर्मी के लोगों को लेके, यूएस आर्मी या ब्रिटिश आर्मी नहीं, यूएस आर्मी के लोगों को लेके पैसिफिक में गए जापानियों से लड़ने, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। हाँ। और एकदम एक लड़ाई उसमें हुई कि जापानी सामने आ गए और ये लोग कोई गोली नहीं चला रहे। गोली नहीं चला रहे? वहाँ से भी गोली नहीं आ रही, ये लोग भी गोली नहीं चला। क्यों? ये फंस गए। यही सवाल उनके दिमाग में भी आया कि भाई गोली क्यों नहीं चला रहे? जापानियों को ही तो मारने आए हैं यहाँ पे, और जापानी मिल रहे हैं आसानी से, क्योंकि वो मतलब आमने सामने की लड़ाई नहीं थी। जापानी मिल गए थे एक जगह पे, कोई नहीं लड़ा, गोली चला रहे। अजीब सी बात है। फिर ये लौटे, फिर ये इन्होंने देखा कि भाई फिर वो लड़ाई जीता गया था, पर बाद में जब उन्होंने अकाउंटिंग ली तो देखा कि 15 से 20% लोगों ने ही फायर किया है, बाकी लोगों ने फायर ही नहीं किया। वे वापस आए, लड़ाई खत्म हो गई। ये इतिहास में चले गए कि भाई बाकी जगह का क्या एक्सपीरियंस है। देखा कि सारे आर्मी में, दुनिया भर की सारी आर्मी में, दुनिया भर में जितनी लड़ाइयाँ हुई है उसमें ये 15-20% लोग ही है जो मारते थे दूसरे को, बाकी लोग मारते नहीं थे। ऐसे भी है कि अपना राइफल जो ऊंचा करके लोगों ने फायर किया जब कमांड मिली, ताकि लोगों के शरीर पे ना लगे। वॉर में हुआ ये वॉर में हुआ है। दुनिया भर के वॉर में 15 से 20% से ज़्यादा सोल्जर्स ने फायर नहीं करा। अमेरिकन सिविल वॉर का भी यही एक्सपीरियंस है। अमेरिकन सिविल वॉर के बाद जब सबके राइफल्स लिए गए तो देखा सारे राइफल्स लोडेड है, फायर नहीं हुआ है। 80 से 90% राइफल्स कभी फायर हुए ही नहीं। तो यहाँ भी तो एक ये पॉइंट तो आ ही रहा है कि हाँ, कॉम्पैशन मतलब इतने सारे लोग 85 या 80 to 85% लोग जो कि मेजॉरिटी है, दे आर कॉम्पैशनेट, दे आर इमोशनल, मतलब उनको मारने में वो दिक्कत हुई। हाँ। और ये कॉर्नेल मार्शल, अगर आपको लगता है किसी को कि ये बड़े अजीब सा एक अलग कहानी हम बता रहे हैं किसी एक एक्सेप्शनल, ऐसा नहीं है। कॉर्नेल मार्शल ने फिर किताब लिखी, ठीक है, मैन अगेंस्ट फायर करके किताब लिखी, जो आज तक मिलिट्री स्ट्रैटेजी में और टैक्टिक्स में पढ़ाए जाते हैं दुनिया भर के सारे आर्मी को। मतलब द आइडिया ऑफ 85% इसमें ये तो वो भी होगा उसमें। कहते हैं फिर उनका सारे आर्मी ने ये निकाला कि भाई जब तक इंसान एक इंसान को नहीं मार सकता, ये इंसानी फितरत है।
तो जब तक आप दूसरे जो शत्रु है, जो एनिमी है, उसको डीह्यूमनाइज नहीं करोगे, तब तक कोई मारेगा नहीं। हाँ, उसको मतलब राइट, समझ में आया। मतलब एक आदमी, एक इंसान है, ये इतना खराब कुछ कर चुका है या खराब करने वाला है कि वो ह्यूमन ही नहीं रहा। मतलब उसके अंदर की इंसानियत मर गई, तो जो तब जाके मैं फायर कर पाऊंगा शायद। हाँ, हम्म, या तो वो आपको मार रहा है, या तो वो आपको मार रहा है, ठीक है, लेकिन उसको मारने के लिए भी ये इसको इंसान समझना पॉसिबल नहीं होगा। इंसान समझ के नहीं मार सकता। नहीं मार सकता, डीह्यूमनाइज करना पड़ेगा हम्म, आपको। इसीलिए जब भी किसी भी आर्मी की बात आप करोगे ना, सुनोगे, जो बड़े दबंग से बड़े मेडल वेडल लगा के घूमते हैं, जो शायद किसी देश के लिए ज़रूरी भी होंगे, वो हमेशा बात करेंगे एनिमी। वो कभी ये नहीं बोलते कि वहाँ का ऑफिसर, वहाँ का इंसान। वो बोलेंगे एनिमी फायर आ रहा था, इसलिए हमने गोली चलाई, हमने एनिमी को मारा। अब एनिमी का नाम देश प्रति देश बदल सकता है। इजरायली बोलेंगे हमने पैलेस्टाइन को नहीं मारा, वो बोलेंगे हम एनिमी को मारा। इंडियन के सोल्जर्स बोलेंगे एनिमी को मारा, हमने टेररिस्ट को मारा। वो कभी इंसान नहीं मानेंगे उनको। और ये कभी नहीं बोलेंगे कि हमने 10,000 इंसान को मारा, कभी नहीं बोलेंगे। 10,000 लोगों को मार दिया हमने, कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं क्योंकि बोल वो इंसानी फितरत में नहीं है उसका। ये तो सही बोले आप। और दूसरा, आप देखो कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी और ये जो कॉर्नेल मार्शल का एक्सपेरिमेंट नहीं, उनका जो रिसर्च है, उन्होंने बहुत रिसर्च करी, और जो पूरे दुनिया के मिलिट्री हिस्ट्री में, फिर मिलिट्री हिस्ट्री और टैक्टिक्स में फिर काम आया। मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन कैसे होता है? एक तो डीह्यूमनाइज करो, दूसरा ये कि आप जितना दूर रखोगे जिसको वो मार रहा है, उससे आप जो मार रहा है उसको जितना दूर रखोगे, उतना कंपैशन कम होता जाएगा। इसलिए मिलिट्री टेक्नोलॉजी में ड्रोन्स आए, इसलिए मिलिट्री टेक्नोलॉजी में मिसाइल आया, मिसाइल है, मैं बोलने वाला था, इसलिए राइफल्स के रेंज बढ़ाए जाते हैं। मतलब कमान भी इसी आइडिया का पार्ट था पहले के ज़माने में, कि जितना दूर से हो सके, क्योंकि तब तो हाथों हाथ लड़ाई होती थी, तब तो कुछ अलग होती थी। बट दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट कि जहाँ मैं दूर से कौन मर रहा है मुझे नहीं दिख रहा है। डिह्यूमनाइज हो गया ना, हम एनिमी टेरिटरी पे बॉम्बिंग कर रहे हैं। आज का जो लड़ाई चल रहा है दुनिया भर में, अब देखो 2 लड़ाई चल रही है ना, आमने सामने की लड़ाई बहुत कम हो गई, ड्रोन से लड़ रहे हैं, दिख ही नहीं रहा है मार किसको रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है जैसे कि यहाँ एक चीज याद आया मुझे, जब हिरोशिमा नागासाकी का बॉम्बिंग हुआ था, आफ्टर द बॉम्बिंग द पायलट वाज वेरी वेरी गिल्टी, क्योंकि उसे तब पता नहीं था क्या होने वाला है, लेकिन जब वो हुआ और उसको पता चला, ही वॉज इन ए डीप 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 शॉक कि ये मैंने क्या कर दिया। मेरे हाथ से हुआ ना, क्योंकि वो इंसानी कहानी आ गई ना वहाँ पे, वो इंसान आ गया, उसको जैसे ही समझ में आ रही मैंने तो इंसानों को मारा है, पागल हो जाएगा। वही पागल ही वो इंसान ही है ना, वो इंसान है, इसलिए प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पे और एक सवाल है, जैसे कि हमें पता है हिटलर के बारे में, वर्ल्ड वॉर 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हिटलर, नाजी, ये जो पूरा कहानी है, ये इस आइडिया के बिल्कुल विपरीत प्रांत में खड़ा हुआ है। ये फिर हाउ विल यू डिस्क्राइब इट थ्रू दिस बुक और थ्रू हिज आइडिया? सिर्फ हिटलर क्यों, आर्मीज लड़ती है ना, बहुत सारे लोग सही से लड़ते हैं ना, दूसरे को मारते हैं ना। हिटलर के टाइम पे ब्रिटिश को, मतलब ब्रिटेन और जो यूएस की जो फोर्स है, उनको लगा कि नाजी कितना अत्याचारी है और इनका जो थियोरी है वो इतना गलत है, ये जर्मन सोल्जर्स को नहीं पता शायद, ये तो ऑर्डर सुन के लड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्यों ना इन पे पैम्फलेट्स गिराए जाए कि एक्चुअली नाजी कितने एट्रोशियस हैं और कितनी गलत बातें कर रहे हैं ये लोग, कुछ लोग, हाँ, जो लीडरशिप है। तो उन्होंने पैम्फलेट्स गिराया जर्मन सोल्जर्स के ऊपर, तो कि कुछ लोगों का तो हृदय परिवर्तन हो जाएगा,
जब लड़ाई ख़त्म हुई और लोगों पे सर्वे किया गया जर्मन सोल्जर्स पे, देखा गया कि ये पैम्फलेट्स का कोई असर नहीं पड़ा, कोई भी असर नहीं पड़ा इनमें। दूसरा, इससे ज़्यादा एक खतरनाक चीज़ पता लगी सर्वे में, नाज़ी आइडियोलॉजी के साथ इन सोल्जर्स का कोई कनेक्शन ही नहीं था। मतलब ये समझ में नहीं आया। ये लोग नाज़ी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते थे। मतलब ये नाज़ी आइडियोलॉजी के लिए नहीं रहे थे? नहीं लड़ रहे थे। तो फिर क्यों लड़ रहे थे? अपने दोस्तों के लिए, अपने साथियों के लिए। आज भी आर्मी में, इंडियन आर्मी हो या किसी भी जगह की आर्मी हो, उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसका बडी। कमांडो जो है उसको ये ट्रेन किया जाता है कि तुम्हारा बडी के लिए तुम जिम्मेदार हो, इस पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। तो कंपैशन को ये वो कॉर्नल मार्शल के थ्योरी से आता है कि आप फोर्स के अंदर दोस्ती भाईचारा इतना बढ़ा दो कि ये इनके ऊपर कोई आँच आ जाए ना तो पागल हो जाएंगे और दूसरे को मार देंगे। यहाँ भी बेस आइडिया तो कंपैशन ही है। फिर नाजियों ने भी जो किया है या आर्मी भी जो लड़ता है, वो कहते हैं ना कि पहले तो अपने पलटन लड़ते हैं हम, जब पहले तो अपना यूनिट और पलटन है। और इसलिए आर्मी के अंदर ये पलटन का यूनिटी और उसका मतलब क्लोजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो कंपैशन को बिल्ड करता है। वो कंपैशन बिल्ड होता है तो फिर वो दूसरे से लड़ेगा। एक बात बताओ, यहाँ एक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नहीं, यहाँ एक निष्कर्ष टाइप का मुझे लगा है कि जैसे हिटलर ने गैस चेम्बर्स तो रियल है, हिटलर ने गैस चेम्बर किया, हिटलर ने मास मर्डर किया, होलोकॉस्ट हुआ। ये जो आइडिया के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम कंपैशन के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि इंसान असली में उतना सेल्फिश नहीं है। लेकिन हिटलर के बारे में अगर हम सोचे तो ही वॉज ए क्रूएल मैन। नाउ ये हिटलर क्यों सिर्फ हिटलर मत बोलो, चर्चिल भी क्रूएल मैन था। नहीं, क्रूएल मतलब मैं हिटलर का सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत सारे क्रूएल नेता सारे देश में, सारे मतलब क्या बोलते हैं, सारे इंडिया में, सारे वर्ल्ड में, सब जगह है और थे, अब रहेंगे भी। ये जो परसेंटेज है ये बहुत कम है, ये हम बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये इंसानी फितरत के खिलाफ है। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट फिर वो भी है कि इंसान में अगर पावर आ जाए तो इंसान क्या कर सकता है। हाँ, तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि गाड़ी, मान लीजिए मारुति का कोई गाड़ी हो या मर्सिडीज की गाड़ी हो, दोनों में एक डिफरेंस है, टेक्निक नहीं, स्टेटस और पावर का डिफरेंस है कि मर्सिडीज जो चलाता है वो समाज में पावरफुल इंसान है, और जो मान लीजिए मारुति 800 या ऑल्टो चला रहा है वो उतना पावरफुल नहीं है, वो आम इंसान ही है। हाँ। तो एक पॉपुलेशन है, उसको रैंडमली 2 हिस्सों में बांटा गया कि तो एक ही तरह का बिहेवियर होना चाहिए। एक ग्रुप है, उनको मारुति नुमा कोई गाड़ी, वोक्सवैगन हो सकता है या इस तरह का कोई जनरल पब्लिक व्हीकल जो वैसी गाड़ी दी गई, और एक मॉक एरिया में उनको ड्राइव करने बोला गया। कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ लोगों को रास्ता क्रॉस करने के लिए रख दिए थे इन्होंने। ये देखना चाहते थे, जो एक्सपेरिमेंट करते थे, कि रास्ता जब लोग क्रॉस कर रहे हैं तो ये क्या गाड़ी रोकते हैं ट्रैफिक सिग्नल ना हो तब भी? क्योंकि अगर रोक दिया तो कंपैशनेट तो हुए ना, राइट, कि पेडेस्ट्रियन के लिए हम रोक रहे हैं या धीरे चला रहे हैं, जो भी है। सेम एक्सपेरिमेंट की गई दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स के साथ। ड्राइवर्स मतलब वही सेम ग्रुप। जो जनरल पब्लिक, जैसे मारुति नुमा गाड़ी जो है, ऑल्टो नुमा गाड़ी, उनके जो ड्राइवर्स थे वो रुक जाते थे, पेडेस्ट्रियन को देख के रुक गए कि आप पास कर लो फिर हम जाएंगे। जिनको मर्सिडीज या इस तरह की कोई पावर, स्टेटस सिंबल, पावर दिखाने वाली गाड़ी दी गई, वो लोग नहीं रुकते थे। तो पावर जो है कोरप्ट्स। पावर कोरप्ट्स, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, क्योंकि पावर, मुझे एक यहाँ एक चीज़ ऐड करना है कि मुझे लगता है कि पावर क्यों करप्ट करता है, क्योंकि पावर
का एक नशा होता है कि मेरे पास एक कंट्रोल है, एंड नाउ व्हाट आई वांट इज टू बी इन दिस पोजीशन फॉर एवर। और उसी के लिए मुझे लगता है कि लोग ज्यादा वो क्रुएल्टी दिखाते हैं कि भाई मैं रहूंगा इधर और मैं ना जो चाहे वो कर सकता हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते, दिस इज पावर। हाँ, और उन लोगों में अगर आप देखोगे बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि इसको ये लोग कहते हैं कि एक्वायर्ड सोशियोपैथ है सब। जिनके पास भी पावर आता है ना, वो कंपनी का सीईओ हो सकता है, वो कोई राजनीतिक नेता हो सकता है, वो कोई धर्मगुरु हो सकता है, वो कोई भी पावरफुल पोजीशन पे जिसके मतलब मिलियन फॉलोअर्स हुए और वैसा, ठीक है, वो सोशियोपैथ होता है। क्योंकि उन लोगों में उनको आप ब्लश करते हुए नहीं देखोगे। राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, क्योंकि वो इमोशन दिखाते ही नहीं है। वो इमोशन नहीं दिखाएगा कभी। वो हमेशा स्ट्रेट पोकर फेस रखेगा। करेक्ट। वो सेल्फ सेंटर्ड होगा। वो आप मैं बात करेगा। वो हम वी वाला बात सिर्फ अपने मतलब के लिए करेगा। अदरवाइज वो मैंने ये किया, मैं ये करूँगा, मेरे लिए हुआ है। सेल्फ सेंटर्ड आदमी होगा वो। वो सिनिक होगा, सब चीज़ों में गलती ढूंढेगा। वो लेवियाथान के फॉर्मूला में जा रहा है वो। हाँ, वो जो हॉब्स का फॉर्मूला है। हाँ, लेवियाथान कि का। मैं नहीं हूं, अगर मैंने नहीं डिसिप्लिन किया तुम लोगों को, मेरे रास्ते पे नहीं चलो तो बिखर जाओगे सब। ये आइडिया। वो नेगेटिव बात ज्यादा करेगा, पॉजिटिव बातें करेगा नहीं। वो पॉजिटिव बात करने के लिए भी नेगेटिव चीजों का हेल्प लेगा। कि मैं सीईओ बनने से पहले पिछले 77 साल में तो बहुत खराब सीईओ थे, ठीक है, और उन्होंने इस कंपनी को डुबा दिया था। मैं आके इस कंपनी को सुधार रहा हूं, है ना। ये तो है। तो नेगेटिव बात हुई ना। नेगेटिव बात तो हुई, पॉजिटिविटी को प्रूफ करने के लिए नेगेटिव बात वो हुई। कभी ये नहीं कहा आप लोग बड़े अच्छे हैं। नहीं, आपने गलती की। मैं सीईओ बनने के बाद ये कंपनी का हालत सुधरा है, अब आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पहले तो आप अच्छा काम नहीं कर रहे थे। सही बोले आप, सही पकड़े हैं। ठीक है, तो फिर वो दूसरे का मिररिंग नहीं करे, जो मैंने कहा था ना, मिररिंग ब्रेन है, मिररिंग ब्रेन है। वो कभी मिरर नहीं करेगा दूसरे से। जब आप उसके सामने आमने सामने बात करोगे, वो मिरर नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोशियोपैथ बन चुका है। पावर इंसान को सोशियोपैथ बनाता है, एक्वायर्ड सोशियोपैथी है। ये एक दिमागी बीमारी है, इंसानी फितरत नहीं है। वो लेवियाथान बनने के रास्ते में निकल पड़ा है। और ये कोई भी पार्टी का हो या कोई भी पावर पोजीशन में हो, हाँ। या फिर एक ग्रुप के अंदर छोटा सा पावर पोजीशन हो, दोस्तों के अंदर, दोस्त एक ग्रुप के अंदर अगर छोटा सा पावर पोजीशन हो तो भी, या देश के नेता तक, कंपनी के सीईओ तक, सब। हाँ। और वो मतलब वो मिथ बनाने की कोशिश करेगा, कहानी बेचने की कोशिश करेगा। ये सब उसकी फितरत होती है। अपना ब्रांड बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ज्यादातर कंपनी सीईओ अपना ब्रांड बनाते हैं। हाँ, वो मैं ये मेरा ब्रांड है, मैं इस तरह का कपड़ा पहनता हूँ, मेरे बचपन में ये हुआ था, ये सब बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हुआ तरीका पावरफुल बनने का। अब देख रहे हो देश विदेश में बहुत सारे सबका आई हाँ पकड़ लो। आगे हम वो भी करेंगे ना, डिक्टेटर्स कैसे बनते हैं। हाँ, बड़ा रिस्क, बहुत डर लग रहा है आप लोगों से, लेकिन करेंगे जरूर। और इसके खिलाफ एक और हुआ कि एक पिग्मैलियन इफेक्ट है। एक स्कूल्स में एक्सपेरिमेंट किया गया था, बच्चों को 2 हिस्सों में बांटा था। बड़े मतलब अजीब सा एक्सपेरिमेंट था, ऐसे रैंडम बांट दिया था। रैंडम बांट के कुछ बच्चों, एक ग्रुप ए को बोला अलग से कॉन्फ्रेंस में कि आपको पता है क्यों अलग किया हमने। उनको पता नहीं था कि रैंडम सिलेक्शन हुआ है बच्चों को। आपको पता है क्यों सिलेक्ट किया हमने? आप सबसे इंटेलिजेंट हो इस क्लास में, आप लोग अलग टैलेंटेड हो, आप लोग के ऊपर ना अगर हम मेहनत करें, आप लोग मेहनत करें तो आप बहुत आगे जाओगे, तो आप टैलेंट पूल में हो। ठीक है, देखा गया अगले साल से ये ग्रुप ए एक्चुअली अच्छा रिजल्ट करने लगी।
और दूसरा ग्रुप जो था, ग्रुप बी, उनको बोला कि आप लोगों को पता है क्यों अलग किया गया, कि आप बाकियों से ना थोड़े से बिलो एवरेज हैं, आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसमें खराब अच्छा सब मिला के था, रैंडमली डिफाइन किया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान नहीं दोगे, आप लोगों का फ्यूचर हमें थोड़ा सा ब्लीक सा दिख रहा है। वो लोग एक्चुअली अगले साल से खराब रिजल्ट करने लगे। तो ये पहले वाले को कहते हैं पिग्मैलियन इफेक्ट। आप किसी को अच्छा बोलोगे ना तो वो अच्छा ही करेगा, किसी को खराब बोलोगे वो खराब ही करेगा। हाँ, इससे मुझे ये एपिसोड एंड करने का एक बहुत अच्छा क्यों मिला। आप लोग अगर हमें अच्छा बोलेंगे तो हम अच्छा करेंगे ये पॉइंट है। अगर आप हमें खराब बोलेंगे तो हम खराब करेंगे। इस पॉइंट से तो यही मन निकल के आता है। लेकिन जोक्स अपार्ट, जो भी आज का डिस्कशन है, इसमें एक चीज़ तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ हमें बहुत सारा नॉलेज भी मिला और बहुत सारी पॉजिटिविटी मिली, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि नॉलेज स्प्रेड करना और पॉजिटिविटी स्प्रेड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो थोड़े बहुत परसेंटेज है ना, वो हम नहीं है, वो अलग, वो मतलब इस बुक के हिसाब से दे आर सोशल साइकोपैथ, तो मतलब सोशियोपैथ्स। तो वो तो हम नहीं है, हम तो बहुत साधारण आदमी हैं, हम साधारण ही रहेंगे। आम जिंदगी है, एक दूसरे के साथ थोड़ा भाईचारा रहेगा, एक दूसरे के साथ थोड़ी दोस्ती रहेगी, एक दूसरे के साथ थोड़ा साथ रहेगा, प्यार रहेगा। ये सब के अंदर अच्छा रहने का जो बेसिक प्रोसेस है, ये सब ये कॉम्पैशन या ये जो आज हमने डिस्कस किया है, इसी के थ्रू जाता है। तो रहना तो हमें ठीक है, अंदर से ठीक रहना है, अच्छा रहना है। तो आज का एपिसोड यही थॉट लेके ख़त्म करते हैं। आशा है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और कैसा लगा ऑब्वियसली कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए हमें, और कोई फीडबैक हो तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और लास्ट में मैं जो बोलता हूँ वो फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, स्प्रेड नॉलेज, स्प्रेड पॉजिटिविटी, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर एंड पॉजिटिविटी इज़ एवरीथिंग। टाटा।